हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम इटली को यूनिफाई करवाएंगे, आजाद करवाएंगे। जी हाँ, हम इटालियन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफाइड, ये जो टॉपिक है आपका, इसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्मनी को यूनिफाई करवाया था, बधाई हो। तो अब देखो, जर्मन यूनिफिकेशन जो था ना, तो उसमें एक्स फैक्टर क्या था? हमने ये देखा था कि उस जर्मनी की यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव्स ने खुद आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब कंजर्वेटिव्स जो थे, जो मोनार्क था, उस मोनार्क ने बोला कि नहीं, देश यूनिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और वैसा ही एक केस आपको कहां देखने को मिलेगा? इटालियन यूनिफिकेशन में, इटली यूनिफाइड इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा कि इटली का जो रूलिंग क्लास है, जो मोनार्क है, वो ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि देश क्या हो, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो, ऐसे पैचवर्क में ना रहे कि एक टुकड़ा इनके पास है, एक टुकड़ा इनके पास है, एक टुकड़ा हमारे पास में। क्लियर हुआ? तो चलिए समझते हैं क्या कहानी है। तो इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अगर आप इटली को भी देखोगे तो इटली का भी क्या इतिहास रहा है कि एक बहुत पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड टेरिटरी रही है। पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड टेरिटरी कैसे रही है, तो ये चीज समझना। देखो, क्वेश्चन जो है मल्टीपल सेट में बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बार बार वही चीज दोहराता हूं कि क्वेश्चन बहरूपिया होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, फिर डरने वाली बात नहीं है। तो अब एक चीज ये है कि बताइए कि यूनिफिकेशन के पहले क्या सिचुएशन थी इटली की? ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। क्या कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ठीक है, तो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था ये। तो इस तरह से क्या है, 7 स्टेट्स में फैला हुआ था। of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely houses। मतलब बोलते हैं ना, जो वारिस था सही मायने में, तो इटालियन प्रिंसली हाउसेस जो थे, विक्टर इमैनुअल II के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये 7 पार्ट्स में से सिर्फ आप क्या देखोगे, ये हो गया पेडिमोंट और ये हो गया सार्देनिया। तो सार्देनिया पेडिमोंट वाला रीजन जो था ना, सिर्फ यही किसके पास में था? इटालियन प्रिंसली हाउस के पास में था। तो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास सिर्फ इतनी टेरिटरी थी। बाकी का जो इटली है वो किसके पास था? तो बाकी का इटली उधार पे था। मतलब कहीं पे बॉर्बन किंग रूल कर रहे हैं, कहीं पे पोप रूल कर रहा है, कहीं पे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ा हमने, तो वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में रूल कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री जो लिखा है ना यहाँ पे, तो इटली की भी अपनी एक क्या रही है, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री रही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं। जो इटालियन प्रिंसली हाउस है उनके पास सिर्फ क्या है, सार्दिनिया पेडिमोंट पे कंट्रोल है अपना। क्लियर है? अब देखो क्या है, तो यहां पे वही बताया कि नॉर्थ वाज अंडर दी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये जो नॉर्थ की बात कर रहे हैं, लोम्बार्डे, वेनेटे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में बताया भी था क्या कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ऐसे दिखने में बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन उसका जो एल्पाइन रीजन है तो वहां पे लोग जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, लोम्बार्डे वेनेटे वाली जो प्रोविंसेस है, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि वो इटली का पार्ट है, लेकिन किसके अंडर में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, तो यहाँ पे इटली की अगर हम बात करें तो इटली भी कुछ इसी तरह से फैला हुआ है पूरा। क्या कि सार्दिनिया पेडिमोंट पे प्रिंसली हाउस का रूल, नॉर्थ जो है, ध्यान रखना, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इस नॉर्थ वाले पार्ट में किसका रूल है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। तो पैपल स्टेट कहा जाता था सेंटर को। मतलब पोप जो है ना, क्रिश्चियंस के जैसे हम देखें तो धर्मगुरु, ठीक है, तो उनका क्या मतलब उनका जो कंट्रोल था वो कहां पे था? सेंटर में था। तो सेंट्रल इटली जो है वो किसके अंडर में था? पोप के अंडर में, पैपल स्टेट हो गया ये। फिर साउथ में आओगे तो दी सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। फ्रांस वाले नहीं है, ठीक है। तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन की अगर हम बात करें तो जो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो है, ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल भी है, ये यहाँ पे सिसिली है। तो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो है ये कहां पे है? ये साउथ वाला पार्ट किसके अंडर में था? बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, तो स्पेन के राजा जो थे तो उन्होंने अपना यहाँ पे दबदबा जमा के रखा था। क्लियर हो गया? इनफैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देश जैसा कुछ था भी नहीं। क्यों? क्योंकि इवन द इटालियन लैंग्वेज, ठीक है, इटली जो है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है नेशन स्टेट्स को जोड़े रखने में। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, ठीक है, एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो हर रीजन में अलग अलग तरह की इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। एक कॉमन इटालियन लैंग्वेज जो आज आप देख रहे हैं वैसी लैंग्वेज भी नहीं थी। मिड ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, 1850 के आसपास की बात करें, ठीक है, बड़ी बुरी स्थिति है सर, जर्मनी से ज्यादा खराब स्थिति है यहाँ। तो फिर यूनिफाई कैसे होगा? यूनिफाई तो होगा, कैसे होगा वो समझते हैं। देखो, तो यूनिफिकेशन ऐसा नहीं कि बस 1850 के बाद में आंख मलते मलते राजा उठा और राजा ने बोला चलो यूनिफाई करते हैं। प्रयास पहले से किए जा रहे थे। अब थोड़ा रिकॉल करो। देखो, मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो क्या है, लाइक मतलब चेरी ऑन द केक टाइप से हो गया ये। क्या कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो? मैंने आपको बताया था कि एक रेवोल्यूशनरी थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिनका काम यही था, जिनका मानना क्या था,
गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, और उसी के चलते इटली जो है वो पैचवर्क ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स नहीं रह सकता, इटली एक यूनिफाइड इटली होना चाहिए। कौन था वो रिवोल्यूशनरी बताइए? तो वो रिवोल्यूशनरी गुजिबी मजीनी, ध्यान आया? तो इटालियन यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इटली यूनिफाई कैसे हुआ? तो 1830s के टाइम पीरियड में जैसे आप देखोगे तो जब सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जा रही थी, जब कंजर्वेटिव ऑर्डर कहीं ना कहीं पावर में था, तो उस टाइम पीरियड में क्या है कि गुजिपी मजीनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, तो गुजिपी मजीनी ने प्रयास किया कि एक यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक हो, नेशन स्टेट हो, डेमोक्रेसी हो, बट ही फेल्ड। ठीक है, और वी कैन से कि फेल नहीं हुए वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने नींव रखी थी ना इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। हम ये कह सकते हैं उन्होंने नींव रखी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दिस इज द राइट वर्ड्स। ठीक है, तो दिस आर द राइट वर्ड्स। तो उस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि उन्होंने प्रयास किया। ही ऑल्सो हैड फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। कहां बनाया था यंग इटली, किस शहर में, ये आपको मैंने बताया उस रिवोल्यूशनरी वाले वीडियो लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में उस शहर का नाम बताएंगे आप। ठीक है, तो ही ऑल्सो फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली फॉर दी डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। ठीक है, ताकि तो उनका जो सपना था ना कि एक यूनिफाइड इटली बने, उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाए, लेकिन ही वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, तो रेवोल्यूशनरीज ने जो प्रयास किए 1831 में, 1848 में जो प्रयास किए, ठीक है, जब जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था तो उस समय पे भी कोशिश की गई थी कि यूनिफाई किया जाए इटली को, लेकिन जो फेलियर हाथ लगी रेवोल्यूशनरीज की, और कह सकते हैं कि जो सक्सेस ना मिल पाई रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है, मेंट दैट दी मेंटल नाउ फेल ऑन दी सार्डिनिया पेडिमंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। तो रेवोल्यूशनरीज ने मतलब कह सकते हैं अपने एंड पे अपना प्रयास कर लिया, लेकिन उनके हाथ सक्सेस नहीं लगी। तो अब जो जिम्मा था ना, जो पूरा का पूरा मेंटल था किस चीज का कि भैया देश को यूनिफाई करो, कब करोगे? ठीक है, तो दी मेंटल शिफ्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ विक्टर इमैनुअल टू। वही वाली बात है, जैसे उधर भी क्या हमने देखा था कि विलियम वन के ऊपर जिम्मेदारी आई थी कि जर्मनी को यूनिफाई करवाया जाए, लेकिन राजा तो राजा होते हैं, उनने किसको बोल दिया चलो ओटोमन बिस्मार्क काम पे लग जाओ। तो उसी तरह से क्या है कि विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर जिम्मेदारी आई, तो विक्टर इमैनुअल टू ने क्या किया, नो डाउट क्रेडिट ये ले जाएंगे पूरा, विक्टर इमैनुअल टू राजा बनेंगे, राज तिलक इनका ही होगा, लेकिन विक्टर इमैनुअल टू जो है, तो विक्टर इमैनुअल टू ने क्या किया, विक्टर इमैनुअल टू ने यूनिफिकेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो अलग अलग पैचवर्क था, अलग अलग 7 स्टेट्स थे, जिनमें से सिर्फ सार्डिनिया पेडिमोंट जो है वो विक्टर इमैनुअल टू के पास था। नॉर्थ छुड़वाना है, सेंटर छुड़वाना है, साउथ छुड़वाना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो हाउ एंड व्हाई। ठीक है, सवाल ये भी कि क्यों करे विक्टर इमैनुअल, बढ़िया लड़ना, हार गए तो मार। देखो आप क्या है, 2 पॉसिबिलिटी होती है जब आप लड़ने जाओगे। ठीक है, आप ऑप्शन यही थे ना कि यूनिफिकेशन कैसे करवाएंगे, थ्रू वॉर। आप लड़ने जाओगे तो पता लगा आपको पिटाई लग गई। ठीक है, तो क्या है, जितना है हो सकता है सार्डिनिया पेडिमोंट भी छुड़ा ले अपने से, फिर कहां जाएंगे, समुद्र में रहने से तो रहे। ठीक, तो सवाल ये आता है कि क्यों विक्टर इमैनुअल यूनिफाई करवाएगा इटली को, और कैसे करवाएगा? तो कैसे करवाएगा उसका जवाब मैं देता हूं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली विद द हेल्प ऑफ कैवियोर एंड गैरिबाल्डी। ठीक है, तो ये कौन है, करण अर्जुन है, किसके है ये, करण अर्जुन है विक्टर इमैनुअल टू के। तो विक्टर इमैनुअल टू क्या करता है, कैवियोर की मदद लेता है। ठीक है, गैरिबाल्डी, तो चीफ मिनिस्टर कैवियोर की मदद ली जाएगी, गैरिबाल्डी की मदद ली जाएगी, और उनकी मदद से क्या होगा, यूनिफिकेशन होगा। ये भी पढ़ेंगे, 2 मिनट रुको। ठीक, अब सवाल ये कि क्यों करवाएगा विक्टर इमैनुअल टू यूनिफिकेशन। ठीक है, सवाल ये भी है कि क्यों करवाए, हार गया तो। ठीक है, तो वाई का कारण क्या है, देखो कि इन द आईज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। जैसा जर्मनी के केस में था, राजा को समझ में आ रहा था कि क्या है कि मैं यूनिफाई करवाऊंगा तो मुझे लेजिटिमेसी भी मिलेगी कि यार हमारे राजा ने राष्ट्र बनवाया है, नहीं तो रेवोल्यूशनरी तो आज नहीं तो कल कर ही लेंगे यूनिफाई। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं यूनिफाई करवाऊंगा तो राजा भी बना रहूंगा। ठीक है, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो रूलिंग क्लास थी उसे समझ में आ रहा था कि टुकड़े टुकड़े में जीने से अच्छा क्या है कि एक यूनिफाइड बड़ी सी टेरिटरी पर रहो, साम्राज्य बड़ा रहेगा, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या है कि इस बार अब की बार एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इटली पार। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इटली को पूरा क्या कर देना है, यूनिफाई करवाना ही करवाना है। तो इसके चलते क्या है, विक्टर इमैनुअल ने जिम्मेदारी ली क्या, उन्होंने जिम्मेदारी पास ऑन करी किसको, तो जैसे हम देखते हैं कैवियोर जो है, तो कैवियोर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, तो कैवियोर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इटालियन यूनिफिकेशन में वो समझो। क्लियर, तो द चीफ मिनिस्टर कैवियोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन ऑफ इटली वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ये चीज अच्छे समझ लेना कि हम क्या देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरीज प्रयास करते थे, जैसे गुजिपी मजीनी वॉज अ रेवोल्यूशनरी, उन्होंने प्रयास किया कि एक नेशन स्टेट बने। ठीक है, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो उस तरह से क्या है कि रेवोल्यूशनरीज पहले से चाह रहे थे। लेकिन अब बात करें ना कैवियोर की, तो कैवियोर कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे,
नाइदर ही वॉज अ डेमोक्रेट, मतलब कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, नेशन स्टेट हो, नेशनलिज्म हो, ये वो सारी चीजें। उन्हें तो बस कि राजा ने बोला है मैं चीफ मिनिस्टर हूं, राजा मतलब राजा का वचन ही शासन है, ठीक है। तो उसके चलते क्या उन्होंने बोला कि चलो यूनिफाई करवाएंगे। अब यूनिफाई कैसे कराएंगे, तो वेरी टैक्टफुली, ठीक है। तो इन मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड लाइक मेनी अदर एंड वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन अलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, ठीक है। तो इटालियन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं था, इटली से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट आप क्या देखोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था सबसे पहले कि जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे ना, अब ये रूलिंग क्लास के ही आदमी है, तो एरिस्टोक्रेट्स जो थे तो वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, फ्रेंच का, ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन अलाइट, अलाइट मतलब वो एरिस्टोक्रेट्स हो गए। तो जैसे सारे एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे उन्हीं की तरह क्या है, फ्रेंच ज्यादा बेहतर बोलते थे ये, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और फ्रांस के साथ में कनेक्शन भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो खुफिया संबंध थे किसके साथ में, फ्रांस के साथ में। तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, ठीक है, सार्डिनिया पेडिमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो यहां से आप देखोगे तो 1859 पहला प्रयास, 1858 से प्रयास किया जाता है, 1859 में पहला शॉट जो लगाया जाता है, तो वो पहला शॉट कहां लगता है, सार्डिनिया पेडिमोंट, मतलब सार्डिनिया पेडिमोंट के बाजू में जो रीजन है ना, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में जो था नॉर्थ वाला हिस्सा, ध्यान आ रहा है। तो ये नॉर्थ वाले हिस्से को क्या है, आजादी दिलवा देता है कौन, तो नॉर्थ वाले हिस्से को आजादी मिलती है, किससे आजादी मिलती है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से आजादी मिलती है। दिलाता कौन है, कैवियर आजादी दिलाता है। तो बधाई हो, नॉर्थ इटली जो है, तो नॉर्थ इटली सार्डिनिया पेडिमोंट, आप बोलेंगे कि चलो भाई अपना एरिया बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, विक्टर एमानुएल टू ने देखा कि प्रोग्रेस हुई है कुछ, ठीक है। विक्टर एमानुएल टू ने देखा कि इटली में प्रोग्रेस हुई है, कि हमने नॉर्थ जीत लिया है, ठीक है, बढ़िया है, बधाई हो, कैवियर ने अपना काम निपटा दिया। फिर क्या है, तो अब ये तो क्या है कि कैवियर जो था, तो विद द हेल्प ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट, मतलब जो प्रिंसली हाउस की जो आर्मी थी उसकी मदद से, फ्रांस की मदद से, क्योंकि फ्रांस के साथ संबंध अच्छे थे, उठना बैठना था फ्रांस के साथ, ठीक है। तो फ्रांस की मदद से क्या कर लिया उन्होंने, नॉर्थ को आजाद करवा लिया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से, ठीक। अब क्या है, अब बारी आती है कि गुजिपी गैरिबाल्डी, देखो कंफ्यूज मत होना, गुजिपी मजीनी अलग रेवोल्यूशनरी थे, गुजिपी गैरिबाल्डी भी क्या थे, एक कह सकते हैं कि एक सोल्जर थे, सोल्जर कहेंगे कि लीडर ऑफ सोल्जर्स कहेंगे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक तरह से लीड किया इटालियन यूनिफिकेशन को इन दी सदर्न पार्ट, ठीक है, सदर्न पार्ट में इटालियन यूनिफिकेशन को लीड किया। तो अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी गैरिबाल्डी फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इटली। तो इटली का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको आजाद करवाने के लिए क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स लड़े, किसके साथ लड़े, किसके लिए लड़े, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी की लीडरशिप के अंडर में क्या होता है, साउथ में जो पीजेंट्स थे ना वो सोल्जर बन के लड़े, क्यों, क्योंकि वही वाला बात है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मूव किए जा रहे थे, ठीक है। तो पीजेंट्स लड़े यहां पे। तो इन 1860, अब 1860 आते आते क्या होता है, they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers। यहां पे कौन था, थोड़ा रिकॉल करो, मैंने क्या बताया था कि साउथ में जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, which was ruled by the Bourbon kings of स्पेन, तो स्पेनिश रूलर्स यहां पे रूल कर रहे थे। अब क्या है, नॉर्थ जीत लिया अपन ने, ठीक है, नॉर्थ जीत लिया, सार्डिनिया पेडिमोंट अपना है, ठीक है। आप बोलोगे सर सेंटर का क्या हो रहा है, सेंटर की तो बात ही नहीं कर रहा कोई, तो सेंटर में रूल कौन कर रहा था, देखो ध्यान रखना, नॉर्थ जीत लिया है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उससे आजादी दिलवा दी है, सेंटर जो है, तो सेंटर वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये मतलब ये नॉर्थ तो अपना हो गया, चलो बधाई हो। सेंटर वाला पार्ट जो है, तो सेंटर वाला पार्ट पे कौन है, पोप है। तो पोप ने क्या देखा कि इधर पिटाई हुई है बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से, किसकी, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर की, ठीक है, वो छूट दे गए। तो उसके चलते क्या है कि धीरे से क्या होगा, 1870s आते आते खुद पोप जो है ना, तो पोप क्या करेगा, या तो लड़ लो या तो क्विट कर दो। तो पोप ने बोला कि भैया मैं नहीं लड़ रहा हूं, ठीक है, मुझे डर लग रहा है। तो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुनो मेरी बात, ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, मतलब एक जस्ट फनी वे ऑफ सेइंग दी थिंग्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पेपल स्टेट जो था, तो पोप जो थे तो वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। पोप जो है वो सरेंडर कर देते हैं, किसके आगे, पोप जो है वो सरेंडर कर देते हैं जो इटालियन फोर्सेस थी। तो वो इटालियन फोर्सेस क्या करती है, साउथ बचा है बस, कि सेंटर भी अपना हो गया। अब बचा क्या है, तो पोप ने कैलकुलेट कर लिया था कि यार लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्लियर। तो अब बचा क्या है, सेंटर बचा है। तो सेंटर जो बता था, सेंटर में स्पेनिश रूलर्स थे। तो गैरिबाल्डी के सपोर्ट से क्या है कि पीजेंट्स का, और मतलब गैरिबाल्डी के लीडरशिप में पीजेंट्स वगैरह का सपोर्ट लेके स्पेनिश रूलर जो थे उन्हें भी भगा दिया यहां से। अब क्या है, पूरा इटली अपना। तो अब इस तरह से क्या हो गया, इटली यूनिफाइड, ठीक है। तो मिशन कंप्लीटेड, इस तरह से इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। 1861 आते आते क्या है, विक्टर एमानुएल टू जो है
तो विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो विक्टर इमैनुअल II को क्या है, राज तिलक कर दिया, राज तिलक हो गया, नाच गाना बजाना, ठीक है कि हाँ बढ़िया है हमारा राजा आ गया। तो अब देखो क्या है, अभी यूनिफिकेशन हुआ है, ठीक है, अभी यूनिफिकेशन हुआ है। तो यूनिफिकेशन और मेकिंग, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और मेकिंग ऑफ इटली, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और मेकिंग ऑफ इटली दो अलग अलग चीजें होती है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि ऑस्ट्रिया को भगा दिया नॉर्थ से, जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको भगा दिया साउथ से, सेंटर पोप जो थे तो वो खुद आपके साथ मर्ज हो गए, सार्डिनिया पिडीमॉन्ट अपना ही था, बताओ मिठाई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि लोगों को भी तो जोड़ना जरूरी है। लोग जुड़े हुए थे क्या? नहीं जुड़े हुए थे, उस चीज को दर्शाया गया देखो यहाँ पे। तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, ठीक है, कॉमननेस जो था, बिलोंगिंगनेस जो था, वो बहुत कम था। तो मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, ठीक है, मतलब इलिटरेट पॉपुलेशन थी ना, रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो उन्हें गवर्नमेंट बाय कंसेंट क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे वर अनअवेयर ऑफ दीज लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज। भोले थे बेचारे, ठीक है, भोले थे, इतने भोले थे। तो क्या हुआ देखो, तो दी पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी, तो जो साउथ में गैरिबाल्डी के सपोर्ट में स्पेनिश रूलर्स को भगाने के लिए लड़ रहे थे ना, तो उन्होंने कभी, दे हैव नेवर हर्ड ऑफ द वर्ड इटालिया। इटालिया मतलब क्या है? द इटालियन वर्ड फॉर इटली। तो उन्होंने कभी इटली का नाम ही नहीं सुना, तो उन्हें पता ही नहीं था हम क्यों लड़ रहे हैं। इनफैक्ट जब ये नारे लगाए जाते थे, क्या, ला तालिया, ला तालिया मतलब क्या है? हमारा देश, जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, तो वैसे उन्होंने ला तालिया मतलब इटली जो है, हमारा इटली। तो जब ये नारे लगाए जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ला तालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, ठीक है। तो लोग इतने मतलब कह सकते हैं भोले थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि ला तालिया कौन है? विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। और विक्टर इमैनुअल सोचते थे ऐसी कौन सी मेरी वाइफ आ गई, मुझे नहीं पता है। तो सेंस ऑफ अवेयरनेस जो था ना, वो बहुत कम था। और उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया बस कि लोग क्या थे, लोग ये थे कि लीडरशिप अच्छी थी गैरिबाल्डी की, कैवियर की, उसके चलते लड़ लिए और इटली को यूनिफाई करवा लिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी इटालियन यूनिफिकेशन को लेकर। इटालियन यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ, बधाई हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटेन का जो केस है, टॉपिक क्या दिया? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ऐसा क्या स्ट्रेंज है उसमें, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, ये सभी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको यूट्यूब पर ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको सब कुछ और अरेंज मिल जाएगा, ठीक है। magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने क्या, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, सब कुछ आपके सामने होगा। घर बैठे आसानी से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अपने जूनियर्स, सीनियर्स और क्लासमेट्स, इन्हें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।